Okay, so good evening. जो आज का जो भी मतलब लेक्चर मटेरियल है, जो भी कंटेंट हम डिस्कस करने वाले हैं, वो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और ना भी पूछा जाए यदि कुछ ऐसी चीजें हैं वो तो पूछी ही जाएंगी बिल्कुल। राइट। और कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो शायद हो सकता है कि स्पेसिफिकली एग्जाम में ना पूछे जाएं, बट knowing them and deriving them gives you lots of confidence in the subject, number one. दूसरी चीज ये है कि आपको एक तरह से और भी कॉन्फिडेंट बनाता है कि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उसके बाद कुछ भी पूछे तो आप जवाब देने के काबिल हो, एटलीस्ट आप बन सकते हो। दूसरी चीज मेरा मेन फोकस क्या है कि अभी का जो भी मटेरियल डेरिवेशंस के लिए भी जो सेलेक्ट किया हो, द वे आई हैव सेलेक्टेड एक्जैक्टली एग्जाम में कैसे लिखना है, कॉपी वही करना है जो लिखा हुआ है। मोर ओवर उसको याद कैसे रखना है, बिल्कुल सिंपल वे में ऐसा किया हुआ है कि कोई भी मतलब स्टूडेंट जो है वो आराम से उसको कर सकता है, डिराइव कर सकता है, एक दो बार की प्रैक्टिस के बाद उसको याद होता है। तो हम वैसे चलते हैं। देखो, एक चीज, पहला जो कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोडक्शन और डीके का है। मतलब रेडियो न्यूक्लियर का प्रोडक्शन भी हो रहा है और साइमल्टेनियसली डीके भी हो रहा है, दोनों ही प्रोसेस साथ साथ में चल रहे हैं। तो उसके लिए जो इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा और कैसे डिराइव होगा, फर्स्ट पार्ट में हम वो चीजें देखेंगे। इट- ठीक है। It writes certain absorption reaction can produce radioactive atom which may then decay themselves. A common example is the production of unstable nuclei following bombardment of neutrons. For this case, the number of atoms transformed capital N by an irradiation of neutron is given by like this. मतलब ये बोल रहे कि एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बोला है कि सर्टेन न्यूक्लियाइड्स हैं जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वो खुद ही अनस्टेबल बन जाते हैं या वो रेडियो एक्टिव एटम बन जाते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और फिर वो खुद ही डिके होंगे। राइट, रेडियो एक्टिव एटम बन गया तो वो डिके होंगे। एग्जाम्पल क्या बोला कि हमने कैसे अनस्टेबल बनाया रेडियो न्यूक्लियाइड को, बाय बम्बार्डमेंट विथ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करो, न्यूट्रॉन को कैप्चर करते हैं या न्यूट्रॉन की एनर्जी लेते हैं और न्यूक्लियाइड जो है वो अनस्टेबल बन जाता है और फिर वो डिके करना शुरू करता है। वो वहां पे बोला कि कितने नंबर ऑफ एटम्स ट्रांसफॉर्म्ड होंगे रेडियो एक्टिविटी में, वो रिलेशनशिप दिया हुआ है। एन नम कैपिटल एन जो है ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ट्रांसफॉर्म्ड बाय इरेडिएशन ऑफ न्यूट्रॉन्स। राइट, क्या होगा, 5 सिग्मा स्मॉल एन, एन, करेक्ट। 5 वहां पे क्या है, न्यूट्रॉन का फ्लक्स है। फ्लक्स मतलब पर यूनिट एरिया, राइट, उस में न्यूक्लियाइड पे जो है कितने न्यूट्रॉन फॉल हो रहे हैं, हमने उसमें कैलकुलेट किया था 5 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। सिग्मा जो है वो क्या है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन है। राइट, इसको स्कैटरिंग, इसको न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन जो है, इस ये इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी होती है, मतलब रिएक्शन की कितनी, जो रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसको ये भी सेम इट इज इंडिकेटेड बाय द न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन ऑल्सो। मतलब न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन और फाइनली रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दोनों ही चीजें सेम है, पहली चीज। ओके, और एन जो है वो नंबर ऑफ टारगेट एटम्स है। मतलब न्यूक्लियाइड्स तो हैं लेकिन कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियो एटम्स हैं उसके अंदर। जैसे एवोगाड्रोस नंबर होता है ना, 1 ग्राम में 1 मोल में आएगा ना 6.02
3 इंटू 10⁻23। तो ऐसे नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसके ऊपर न्यूट्रॉन फॉल हो रहे हैं। न्यूट्रॉन का पहला बोला क्या कि फ्लक्स कितना है, रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और कितने टारगेट एटम्स है। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो बन के आ गया कि नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो ट्रांसफॉर्म होंगे, राइट। तो ये याद रखना है, कैपिटल एन इज इक्वल टू 5 सिग्मा एन स्मॉल एन, जहाँ पे फाई क्या है, न्यूट्रॉन फ्लक्स है, और सिग्मा जो है वो इंटरेक्शन है या न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है या क्रॉस सेक्शन है, राइट। कोफिशिएंट भी बोलते हैं लोग, क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं, ऑल आर ओके। स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ टारगेट एटम्स, फाइन, राइट। अब देखो, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज अप्लाइड फॉर सिंगल फ्लक्स ऑफ a single fluence of neutrons and does not consider the decay of unstable product nuclei, right? Thus, the activity at a time t can be found by determining the rate of production of transformed atom minus the decay rate of transformed atom during using the relation A is equal to lambda into m। देखो, ये तो हमें डीके का इक्वेशन ऑलरेडी पता है कि A इज इक्वल टू लेमडा एन होते हैं, जहाँ पे लेमडा जो है वो डीके कांस्टेंट है, राइट। और एन जो है वो नंबर ऑफ एटम्स है जो डीके होने के लिए, जो अनडिकेड है एट दैट टाइम, राइट, जो डीके होने के लिए अवेलेबल है। इन अदर वर्ड्स आप बोलोगे तो पहला बात क्या बोला कि ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज अप्लाइड, जो जो हमने पहला वाला इक्वेशन जो लिखा था एन इज इक्वल टू फाइव सिग्मा एन, वो किसके लिए अप्लाई था कि उसमें था कि सिंगल फ्लुएंस ऑफ न्यूट्रॉन था एंड डज नॉट कंसीडर द डिके ऑफ अनस्टेबल, मतलब कितना डिके हो रहा है उसको उसमें हमने कंसीडर नहीं किया था। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है कि वो डिके भी हो रहा है। तो हमें पता है कि जब जब नंबर ऑफ एटम्स रेडियो एक्टिव एटम्स हैं, उनका डिके होने के लिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्टिविटी निकालने की, ए इज इक्वल टू लेमडा एन और इन लेमडा, करेक्ट। तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा, तब जाके टोटल नंबर ऑफ एटम्स मुझे मिलेगा, करेक्ट, राइट। सो हमने क्या किया, उसको माइनस कर लिया, ये तो प्रोडक्शन वाला है, और जो डिके हो गया उसको माइनस कर लिया। तो ये दोनों माइनस होकर के जो भी वैल्यूज आएंगे, नाउ डी एन बाई डी टी जो होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। अब जो बचेगा माइनस होकर के जितने एटम्स जो बचेंगे डीके होने के लिए, हाँ, उसी के प्रोपोर्शनल होगा ना डी एन बाई डी टी। इसलिए हमने डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू इन 5 सिग्मा एन माइनस लेमडा एन लिखा। अच्छा देखो, जब भी आप लिखोगे इक्वेशन, तो आप ये क्लैरिटी डालोगे, ये वर्ड्स नहीं छोड़ोगे कि ये जो पहला वाला इक्वेशन जो था वो रेट ऑफ फॉर्मेशन के लिए था, और बाकी जो जो एटम्स रेडियो एक्टिव हो चुके हैं उसमें से कुछ जो है वो डिके भी हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो उसके लिए भी मुझे करेक्ट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, इसलिए हम इक्वेशन ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है इस इक्वेशन को, ये बोल रहे हैं इसको रीअरेंज करेंगे, और इसको क्या करेंगे, ई टू द पावर माइनस लेमडा से ई टू द पावर लेमडा एन जो है इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक काम करना है हमें, क्या करना है, ई टू द पावर लेमडा टी से मल्टीप्लाई करना है रीअरेंज करके। तो रीअरेंज में हमने क्या किया, बेसिकली ये इसको इधर की तरफ ले लिया, लेमडा एन जो था वो इधर की तरफ लिया। देखो हमेशा एक याद रखना, ग्रुपिंग ना सिमिलर टाइप की करना, बस याद रखोगे तो वैसे भी इजी हो जाएगा कि मुझे इसको इधर लेना है कि इसको इधर लेना है। तो ये लेमडा एन कैपिटल एन इधर भी है, तो इसको ये लेमडा एन को लेफ्ट साइड में लो, पहली चीज ले करके, और फिर ई टू द पावर लेमडा टी से जाकर के मल्टीप्लाई करना दोनों तरफ। ओके, तो डी एन बाई डी टी ये था, लेमडा एन इधर ले लिया, और सब में क्या किया, ई टू द पावर लेमडा टी यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर, जब सब में मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन तो मेरा बैलेंस ही रहा, ऐसा तो कोई आप इशू है नहीं, राइट। अब ये जो देख रहे हो
ये पूरा का पूरा, ये क्या है, एन ई टू द पावर लेमडा टी का डिफरेंट डेरिवेटिव्स है बेसिकली। जो सर इसको सॉल्व करके ये आया है। हाँ नहीं देखो, ये वाला चीज जो है अब अभी आ जाएगा। देखो, द डेरिवेटिव ऑफ एन ई टू द पावर लेमडा विथ रेस्पेक्ट टू टी इज फॉर्म्ड। देखो, इसको क्या कि एन ई टू द पावर लेमडा है, डी बाई डी टी करोगे तो इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करते वक्त क्या करते हैं कि एक को कांस्टेंट रखते हैं, तो एन को पहले कांस्टेंट रख लिया और फिर डिफरेंशिएट किसको किया, ई टू द पावर लेमडा टी को किया, राइट। तो इसको ब्रैकेट में रख लिया प्लस, अब एन को डिफरेंशिएट करेंगे डी एन बाई डी टी और ई टू द पावर लेमडा टी को बाहर रखेंगे, राइट। अब जब इसको बाहर करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो इधर की तरफ ये तो एन रहा ऐसे ही, और ई टू द पावर लेमडा टी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ टी के साथ जो पड़ा हुआ है वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, लैम्डा और कुछ नहीं। और एन जो है चूंकि ये फिक्स नंबर है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर, कांस्टेंट। हाँ? कांस्टेंट 1 हो जाता है सर। कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन उसका जीरो होगा, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, उसमें चेंज नहीं होगा तो जीरो होगा, लेकिन चेंज होगा तो होगा, राइट। सो ये देखो ये क्या हुआ, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे dn बाई डी टी ये रखा है, क्यों रखा यहाँ पे, क्योंकि ये चेंज होगा सर, इसलिए इस मतलब ये कांस्टेंट नहीं है ना, ये चेंज होगा ना नंबर। नंबर जो है, हाँ हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो है ये चेंज हो रहा है, हम्म, इसलिए इसको हमने कांस्टेंट नहीं माना, नहीं तो यदि हम कांस्टेंट इसको माने होते तो ये टर्म जो होगा वो मेरा जीरो हो जाएगा। बट नाउ द नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कुछ तो डिके हो रहे हैं और कुछ जो है वो ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं, तो ये वेरिएबल नंबर है, तो इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पे डी एन बाई डी टी को तो एज इट इज रख दिया, ई टू द पावर लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ का कैपिटल एन वैसे ही रहा था, और इसका लेमडा जो था वो इधर की तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, और ई टू द पावर जो उसका डेरिवेटिव जो था बेसिकली लेमडा ई टू द पावर लेमडा बना था, करेक्ट। तो देखो इस ये पूरा टर्म जो बन मिलकर के ये बना ना, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, यही चीज तो है इधर। सो ब्यूटीफुल थिंग क्या है कि हमने सिर्फ उसको रीअरेंज करके ई टू द पावर लेमडा टी से सब में हर टर्म में मल्टीप्लाई कर देने से चीजें बहुत आसान हो गई, इट बिकम सो इजी। इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ये पूरे की जगह पे सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, ऐसा लिख दिया, उस इक्वेशन में जाकर के, पहला वाला इक्वेशन यही था ना हमारे पास, यही था ना, हाँ सर। ऐसा ही आया था ना, इज इक्वल टू दिस, सो डी इन बाई डी टी एन ई टू द पावर लेमडा टी इज इक्वल टू दिस। अब देखो यहाँ पे इसको अब इंटीग्रेट करोगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि डी बाई डी टी और इधर जो ब्रैकेट में जितना होता है वो सीधे ऐसे ही उतर के आ जाता है, कुछ करना ही नहीं होता, करेक्ट। जब इंटीग्रेट करते हो तो डी वाई बाई डी एक्स का करते हो ना, यस ये तो ऐसे ये इधर चीजें, जो हाँ। जो इधर रहेगा वो सीधे का वो एग्जैक्टली उसको कॉपी कर लेना, और कुछ करना नहीं है हमें। अब देखो, इसलिए दिस कैन बी इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब यदि विथ रेस्पेक्ट टू टी हमने इंटीग्रेट करेंगे इसको, इसको भी इस साइड को भी करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, एन ई टू द पावर लेमडा टी बनेगा, करेक्ट। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे इसको, यहाँ देखो फाई है, फ्लक्स, सिग्मा और स्मॉल एन, क्या ये कांस्टेंट है, नहीं है, है। क्यों है, फ्लक्स जो भी न्यूट्रॉन का फ्लक्स होगा वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि उसी से फ्लक्स, हाँ एक पर्टिकुलर फ्लक्स से न्यूट्रॉन जो है उस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मैं बॉम्बार्ड कर रहा हूँ, राइट। तो फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है। दूसरा जो है सिग्मा जो है वो जो एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी भी फिक्स्ड है। प्रोबेबिलिटी तो चेंज भी हो सकती है ना, कभी ज्यादा कभी कम हो जाना हो सकती है।
देखो, प्रोबेबिलिटी कभी ज्यादा कभी कम नहीं होती। प्रोबेबिलिटी टर्म ही चांस का है, राइट? हाँ, वो है। लेकिन जो एक बार जो जैसे रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, वो थोड़े ना चेंज होगी। एक कोई तो एक वैल्यू आप डिटरमिन करके बताओगे ना, वो नहीं चेंज होगी। चांस, जैसे मान लो कि एक कॉइन है, कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है ना। हाँ, तो वो थोड़े ना चेंज होने हैं। तो कांस्टेंट ही रहेगा। करेक्ट ना। तो ये एक तो ये भी कांस्टेंट है, और स्मॉल एन जो है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ टारगेट एटम जिसको हम इरेडिएट कर रहे थे वो भी कांस्टेंट है। तो ये तीनों टर्म तो कांस्टेंट है ना। सिग्मा, सॉरी, फाई, सिग्मा और एन, ये तीनों के तीनों कांस्टेंट हैं। अब देखो e टू द पावर लेमडा टी का जो बनेगा इंटीग्रेशन, वो क्या बनेगा? e टू द पावर लेमडा टी डिवाइडेड बाई लेमडा होगा। वो डिसइंटीग्रेशन में हम लोग मल्टीप्लाई Multiply हाँ, कर और रहे इसमें हैं। क्या होगा? इसमें डिवाइड Divide कर करेंगे, रहे हैं। राइट? डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बनेगा लेमडा, करेक्ट, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c होगा। C is समझ गए? तो अब लिखो, एक स्टेप यहाँ पे छोड़ दिया है बेसिकली, तुम करके देख लो ये क्या बनेगा। n e टू द पावर n लेमडा, जो यहाँ पे था ना, n e टू द पावर लेमडा था, करेक्ट। यहाँ पे क्या था? यहाँ लेमडा जो था वो डिवीजन में आया था, समझ गए? तो सब में यदि लेमडा लेमडा से यदि हम गुना करेंगे ना, यहाँ पे इधर की तरफ, करेक्ट, लेमडा से करेंगे तो ये वाला या तो आप इधर की तरफ ले लो, हाँ ठीक है, तो ये बना, करेक्ट। और दूसरा जो है e टू द पावर ए लेमडा टी है ना यहाँ पे, राइट। तो सब में e टू द पावर लेमडा टी से यदि डिवाइड कर दोगे तो यहाँ का e टू द पावर लेमडा टी कट गया, इसका भी कैंसिल हो जाएगा, और c वाला में e टू द पावर माइनस लेमडा टी बच जाएगा। ये राइट, ओके, इट्स ओके, ठीक है सर। ठीक है। अब देखो, n lambda t is the activity as a function of time है, और using initial condition यदि लोगे a0 is equal to 0 at t is equal to 0, मतलब टोटल एक्टिविटी जो थी वो 0 थी एट द टाइम 0, तो उस केस में द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो बनेगा, ये c का वैल्यू जो आएगा वो आएगा -5 लेमडा n, सिग्मा n सॉरी, हाँ, -5 सिग्मा n। हाँ यही पे सर। Finally, the constant of integration is substituted into equation 2.71। जब कांस्टेंट जब c का वैल्यू जो आपने निकाल लिया, जब यहाँ पे डालोगे तो इक्वेशन जो बन जाएगा 5 सिग्मा n 1 माइनस e टू द पावर माइनस लेमडा t। ये इक्वेशन जो है ये प्रोडक्ट और डीके का इक्वेशन है, जब आप कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कर रहे हो और वो आइसोटोप डीके हो रहा है। ये दो जगह लागू होगा। नंबर वन, एक न्यूट्रॉन फ्लक्स की बात हमने करी यहाँ पे कि न्यूट्रॉन से बम्बार्ड हो रहा है और टारगेट न्यूक्लियाई जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अनस्टेबल बन रहे हैं और फिर वो जाकर के डीके हो रहा है, तो वहां पे ये इक्वेशन लागू होगा। साइक्लोट्रॉन में सेम इक्वेशन लागू होगा। साइक्लो सिर्फ एन जो होगा वो क्या होगा? प्रोटॉन से तुम बम्बार्ड करोगे, राइट। और O18 वाटर को जो बम्बार्ड करते हो तो F18 बनेगा अनस्टेबल रेडियोन्यूक्लिडाइड, और F18 साथ साथ में डिके भी हो रहा है। यस सर। तो यही इक्वेशन यहाँ पर भी लागू होगा। तो यदि मान लो कि प्रोडक्ट और डिके का इस टाइप का क्वेश्चन आता है, साइक्लोट्रॉन के प्रोडक्शन की बात आती है, तभी भी यही इक्वेशन होगा, और वहां पर भी न्यूट्रॉन फ्लक्स की बात आएगी तो भी यहाँ पे होगा। अब देखो, जो प्रोटॉन से जो तुम बम्बार्ड कर रही हो यहाँ पे, वो भी एक फ्लक्स दे रहा है, प्रोटॉन का फ्लक्स देगा, दैट विल बी ओनली डिफरेंस। यहाँ न्यूट्रॉन फ्लक्स की बात हो रही, वहां पे प्रोटॉन फ्लक्स की बात होगी। और सिग्मा जो है तुम्हारा, सिग्मा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, वो वाटर का होगा, O18 वाटर का फॉर प्रोटॉन के लिए। और नंबर ऑफ टारगेट एटम्स जो होंगे वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स होंगे।
हाँ सर। राइट। और इक्वेशन ऐसे ही डिराइव होगा, सिंपल सा है, एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। और बेशक कोशिश करना कि जैसा लिखा है वैसा ही रिपीट कर देना, ऐसा भी ना हो तो याद रखने का कोशिश करना सिर्फ। क्या पहला चीज तो ये, इसको इसको मान लो कि यदि एग्जैक्टली जैसे ये लिखा हुआ है, स्टेप्स कम लगेगा ना भाई। मान लो तुम एक एक लाइन सॉल्व भी करोगे ना तो तुम्हारा उतना टाइम जाएगा एग्जाम में, ये बात तो बिल्कुल ध्यान में रखना। तो टाइम भी कम लगे, आपका काम भी हो जाए, और तो कितना याद रखना है और कैसे करना है ये ट्रिक पता होना चाहिए। तो पहला ट्रिक इसमें क्या था, एक तो ये इक्वेशन था फाई सिग्मा एन, कैपिटल एन इज इक्वल टू, ये था। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट लगाया कि वो ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है और डीके हो रहा है, इसलिए माइनस लेमडा एन कर दिया एक्टिविटी वाला। उसके बाद हमने उसको रीअरेंज किया है, रीअरेंज करने के बाद ई टू दी पावर लेमडा टी से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। उसको मल्टीप्लाई करने से हमें फायदा क्या होगा कि लेफ्ट वाला टर्म जो है वो एन ई टू दी पावर लेमडा टी का डिफरेंशिएशन बन गया, तो उसकी जगह पे एन लेमडा टी के डी बाई डी टी लिख दिया, और दूसरा फाई सिग्मा एन तो रहा ही रहा जैसा था। अब दोनों तरफ हमें इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया तो ये बच गया। तो या तो ये इक्वेशन याद रखो, राइट, सीधे यहाँ तो कुछ नहीं, फाइव एन सिग्मा एन जो था वही रहेगा, सिर्फ सी ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी याद रखना है, या कांस्टेंट यहाँ जुड़ेगा, और एन लेमडा इधर आएगा, यहाँ एक्टिविटी वाला एन लेमडा याद रख लेना, राइट। ये याद लिंक करोगे, फिर कांस्टेंट जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस लगा देना है, दैट्स ऑल, माइनस सिग्मा फाइव सिग्मा एन होगा कांस्टेंट का। देखो जब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करोगे तो उस समय पे क्या हो जाएगा, माइनस फाइव सिग्मा एन, करेक्ट। और देखो ये जो एन लेमडा जो दिखा है ना, वही ए इज इक्वल टू जीरो बोला है यहाँ पे, याद रखिएगा, क्योंकि वो तो एक्टिविटी है। हाँ, तो जीरो टाइम पे ये जीरो हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी तो नेचुरली ये जो है बाहर आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, सी का वैल्यू कांस्टेंट। ओके, अब इसको इसमें डालेंगे तो सीधे ये इक्वेशन बस याद रखना, इस इक्वेशन को भी याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है, ये फाइव सिग्मा एन जब प्रोडक्ट और डिके दोनों हो रहा है तो वन माइनस लग रहा है ई टू दी पावर लैम्डा टी, सिर्फ डिके होगा तो एन इज इक्वल टू मल्टीप्लेस, हाँ वन माइनस नहीं हो रहा है, सिर्फ ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दोनों हो रहा है। तो आई होप कि दोनों ही केस में एक तो डिराइव कर सकते हो आता है तो, और जब आप भी यदि पूछते हैं साइक्लोट्रॉन से भी रिलेटेड, या सीधे रिएक्टर पे चले जाते हैं कि उसका प्रोडक्ट और डिके का इक्वेशन बताओ या डिराइव करो, तो दोनों के आंसर सेम होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछते हैं बार बार स्पेसिफिक एक्टिविटी का, कि स्पेसिफिक एक्टिविटी का डिफिनीशन जो है वो देखो, एक तो स्पेसिफिक एक्टिविटी का डिफिनीशन एन लेमडा है, राइट। तो एन लेमडा जो है, ये इसको क्या किया, कैपिटल एन ए डिवाइडेड बाई एन कैपिटल ए किया, बस बेसिकली एवोगाड्रोस नंबर लिया है और उसका एटॉमिक वेट ले लिया। डीके कांस्टेंट को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट करना है, राइट। एक बात ये लाइन पढ़ते हैं थोड़ा, often the concentration of activity instead of the total activity is desired, most of the time हमें जरूरत पड़ती है कि कितना concentrated activity है, इंजेक्शन देना है तभी भी, रेडियो फार्मास्यूटिकल, या जब तुमको खरीद भी रहे हो, कितना अमाउंट जो होगा वो हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा, कितना ग्राम तक इंजेक्ट करना पड़ सकता है, वो भी देखना होता है ना, कि ट्रेशर क्वांटिटी में हमें चीज़ें इंजेक्ट करनी पड़ती हैं बॉडी में। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, जहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ एक्टिविटी की बात आएगी वहाँ पे स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात आएगी, और मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछता है, तो ये तो अच्छे से याद करके जाना है वाइवा में, ये इसको तो कभी नहीं भूलना है, चाहे कहीं भी जाओ तुम। Since activity can be defined as the product of radioactive nuclei n and the decay probability, जो n in lambda, right? The concentration of activity can be defined in units of n per gram, मतलब n per gram का मतलब
कि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पर ग्राम, राइट, 1 ग्राम में कितने हैं बेसिकली। तो पर ग्राम कैसे निकालेंगे कि कितने हमारे पास हो सकते हैं, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर जो होगा वो नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड होगा, उतने ही एटम्स होंगे ना। Yes, sir. और उसी को एटॉमिक वेट से यदि मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पर ग्राम मिल जाएगा। इसीलिए ये डेरिवेशन है स्पेसिफिक एक्टिविटी का, लेमडा डीके Yes, sir. कांस्टेंट इनटू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। और देखो ब्यूटीफुल थिंग क्या है, कुछ नहीं करना है, किसी भी आइसोटोप का फिर आप स्पेसिफिक एक्टिविटी बिना दे के जाने कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों, क्या चाहिए, एक तो डीके प्रोबेबिलिटी चाहिए बस, और आपको उसका एटॉमिक वेट पता है, एवोगाड्रो नंबर आपके पास फिक्स्ड ही है, राइट। सो ये वेयर SA इज द स्पेसिफिक एक्टिविटी, Na इज द एवोगाड्रोस नंबर, जो लेना है 6.023 into 10 to the power 23 atoms per mole, and A is the atomic weight in units of grams per mole। ये यूनिट जरूर याद रखना, ग्राम्स पर मोल में एटॉमिक वेट होगा। ओके, बढ़िया। तो सीरियल डीके पे नहीं जाएंगे, क्वेश्चन डिफाइंस, चलो ठीक है, सीरियल डीके कर लेते हैं। स्पेसिफिक एक्टिविटी पे कुछ न्यूमेरिकल है, हाँ तो वो कर लेते हैं। हाँ हाँ, मैं भी वही सही सोच रहा था एक्चुअली। इसमें पता नहीं डाला है नहीं डाला, रहने दीजिए सर। हाँ इसमें नहीं डाला है, उसमें डाला है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें डाला है। आगे चलो, फिर रहने देता हूँ, हाँ उधर करा लेंगे। लेकिन इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके जाना, इसलिए क्योंकि ना उससे कॉन्सेप्ट जो होगा और क्लियर होगा। या तो मैं उधर से तो रिकॉर्ड कर ही रहा होगा, ले लेता हूँ, उठा लूँ। हाँ वो तो सर स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही है। हाँ ठीक है, इसको खत्म ही करता हूँ, नहीं बंद तुरंत कर रहे हैं। देखो है ना, कैलकुलेट द स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ आयोडीन 131 विच हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 0. इतना है। तो आपको एग्जामिनर ना वो और कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा सीधे कि आप ठीक है स्पेसिफिक एक्टिविटी का डिफिनेशन तो आपने बता दिया, आप बोलोगे पर ग्राम में कितनी एक्टिविटी है, ऐसे करके आप निकल जाओगे मान लो। और यदि आप ऐसे करके एक्सप्लेन कर रहे हो तो बेशक हो सकता है कि आपसे एग्जामिनर पूछे ही नहीं, कि जैसे उसने डिफाइन किया ना कि एक्टिविटी जो है डीके कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम होता है, और नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम को हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट इन ग्राम पर मोल। तो हमारा इक्वेशन जो है ऐसे बन जाएगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने अच्छे से समझा है, अब ये कैलकुलेट कर लेगा। तो हो सकता है कि वो ना पूछे, अदरवाइज ऐसा पूछ सकते हैं कि आप आयोडीन की स्पेसिफिक एक्टिविटी कितनी होती है, हम कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहे, आप बताइए कितना है, कैलकुलेट करके बताइए आप, समझ गए। तो आपको हाफ लाइफ तो पता है आयोडीन का होता है इतना, तो उससे क्या करेंगे आप डीके कांस्टेंट का मान निकाल सकते हो, 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो यहाँ से डीके कांस्टेंट मिल जाएगा तुमको, और बाकी वो मोल, ये तो 6.023 पता है, और इसका वो एवोगाड्रोस नंबर जो एटॉमिक एटॉमिक वेट वेट जो है ग्राम पर मोल्स में, वो 131 ग्राम है इसका। तो वैसे करके आप एक्टिविटी निकाल सकते हो। अब याद रखना और चीज, ये देखो इसको क्या किया इन्होंने, यहाँ पे जो लिया है स्पेसिफिक क्यूरी, क्यूरी पर ग्राम जैसे निकाला, तो 1 क्यूरी की बात करी ना यहाँ पे, राइट, क्यूरी पर ग्राम। और दूसरा देखो टी हाफ जो लिया है यहाँ पे, क्या किया सेकंड्स में कन्वर्ट किया, राइट। ये यूनिट कन्वर्जन में बिल्कुल ध्यान रखना है, आप मेरी बात समझ रहे हो कि क्यूरी में कन्वर्ट करना है, या तुमको क्या बोलते हो डिसइंटीग्रेशन डीपीएस में करना है, या बेकुरल में करना है, या मेगा बेकुरल में करना है, उस चीज का उस यूनिट का जरूर ध्यान रखना, उसमें गड़बड़ नहीं करना है। ओके, इज इट ऑल राइट? ओके, जैसे यहाँ पे 8 डेज था,
फिर Yes, sir. सेकंड्स में कन्वर्ट किया, राइट। और यहाँ पे फिर क्यूरी में वो तो लिया ही था, Yes, sir. और फिर जाकर के तब जाकर के उसने सॉल्व Curie करके per बताया gram. इतने क्यूरी पर ग्राम हुआ। हम्म? एक और चीज शायद मुझे लगता है एक पे कोई एक और भी दो तीन है, दो तीन सवाल लिए थे हमने शायद। यस, राइट। बोला कि व्हाट इज द स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम 226 इफ द रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ जो है वो 100 years. 1600 ईयर्स है, राइट। यहाँ पर भी 1 ग्राम का उसने पूछा है, तो 1 ग्राम में पहले तो मोल निकाल लिया आपने, और 226 ग्राम जो है पर मोल उसका एटॉमिक वेट है। तो सिंपली आपने क्या किया, 1 ग्राम को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 ग्राम में कितने मोल हुए वो बन गए, और इससे करके डिवाइड कर दिया, तो आपको ये मिल गया कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, राइट। 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स Atoms. अवेलेबल हैं, क्योंकि ये 1 ग्राम की बात पूछी थी। Hmm. अब उसके बाद आपको क्या करना है, डीके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। तो डीके कांस्टेंट के लिए 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, राइट। अब देखो यहाँ पे ईयर था ना, उसको उसने क्या किया, पर सेकंड में कन्वर्ट किया, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में चला गया, राइट। ये क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? यस सर। हम्म? हाँ इतना सेकंड एक ईयर में होगा,